स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है सुरभि तिवारी जो कि आपको फिजिक्स पढ़ाती हैं और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स। क्लास 9th में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें से अभी हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ये मास क्या है, वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या होता है, अगर हम चांद पे चले जाएं तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी। ये सभी बातों का आंसर मैंने पुराने वीडियो में दिया हुआ है, तो उन्हें ज़रूर देखिए, भूलिएगा नहीं। और चलिए आज का इस वीडियो की बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेशर क्या होता है और थ्रस्ट क्या होता है। अब आप देखिए कि पहले मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में ऊंट तो बहुत अच्छे से दौड़ लेता है, चल लेता है, लेकिन वहीं अगर हम चलेंगे तो हम उसमें धंसते चले जाते हैं। ऐसा होता है, राइट। अब ऊँटों को देखिए कि अपने ऊपर सवारी लेकर भी वो क्या करते हैं, आराम से उस पर चल पाते हैं, लेकिन हम नहीं चल पाते। इवन अगर हमने स्टिक लगा दी तो स्टिक तो बिल्कुल भी उसमें उठने में बहुत ही मुश्किल पैदा करती है। तो ऐसा क्यों होता है? दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कि आपके जो बाइक है या ट्रक्स है या बसेस हैं, इन सब के टायर काफ़ी चौड़े होते हैं। तो चौड़े क्यों होते हैं? हम पतले ट्रक्स के टायर्स नहीं लगा सकते क्या? और साथ ही साथ जब आप किसी भी चीज़ को कट करते हो, जैसे यहाँ बेचारा एप्पल कट हो रहा है, तो जब आप किसी भी चीज़ को कट करते हो तो नाइफ हमेशा शार्प ही क्यों लिया जाता है? तो इतना सा आंसर तो हम सभी को पता है कि नाइफ अगर शार्प होगा तो प्रॉपर तरीके से हम किसी भी वेजिटेबल को या फ्रूट को कट कर पाएंगे। लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है, क्या कहती है साइंस? तो इस बात को समझने के लिए आज का टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि थ्रस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो सिचुएशंस दी हुई हैं, एक सिचुएशन 1 और एक सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 में यहाँ पर एक पिन लगी हुई है। इस पिन को अगर मुझे किसी वॉल में लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इस साइड से लगाती हूँ तो ये इजीली चली जाएगी। और कैसे जाएगी? बिल्कुल इस तरह से मैं क्या करूँगी, सीधा परपेंडिकुलर टू वॉल मैं इसे पीछे से प्रेशर लगाऊंगी और इसके पॉइंटेड साइड से ये इजीली वॉल पर फिट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे पीछे से फिट करूंगी तो ये पीछे से इसमें फिट नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों? ठीक है। दूसरा, आप सिचुएशन पे चलो। दूसरी सिचुएशन थी कि जब आप रेगिस्तान में खड़े होते हो या किसी भी सैंड पर खड़े होते हो तो आपके पैर उसमें फंस जाते हैं, लेकिन जब आप उसमें लेटते हो तो आप इजीली लेट जाते हो। मतलब इस तरह से आपका अगर पोजीशन होती है तो आप इजीली उसमें बहुत टाइम बिता पाते हो। तो इसका रीज़न क्या है? तो हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले तो थ्रस्ट की। थ्रस्ट होता है फोर्स। अब फोर्सेस कई तरीके के होते हैं, लेकिन जो फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई होता है, जैसे कि नेल को जब आप वॉल में फिट कर रहे होते हैं तो आप उसे परपेंडिकुलर टू वॉल रखते हैं, या किसी भी जगह पर जहां पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होता है उसे हम कहते हैं थ्रस्ट। क्लियर हुआ? तो द परपेंडिकुलर फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट इज थ्रस्ट। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के साथ जब वो परपेंडिकुलर होता है कुछ इस तरह से, तो हम उसे कहते हैं कि वो थ्रस्ट है। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। अब जैसे कि यहाँ पे लाइन क्या लिखी हुई है, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट। थ्रस्ट का इफेक्ट जो है वो एरिया पर डिपेंड करता है। पहली सिचुएशन में जब पिन जो थी आपकी, जिसका निडल वाला पोर्शन जो था वो एकदम शार्प था, पॉइंटेड था, तो यहाँ इसका मतलब क्या कि जिस भी वॉल में मुझे इसे फिट करना है उसके कंपैरिजन में इसका एरिया इसके पीछे वाले हिस्से के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो इसका मतलब कि थ्रस्ट जो है वो ज़्यादा, फोर्स जो है उसका इफेक्ट हमें ज़्यादा समझ में आता है अगर जहाँ फोर्स लग रहा है उसका एरिया कम हो। तो इसका इफेक्ट एक्चुअल में क्या है? तो फोर्स का इफेक्ट ही होता है प्रेशर। ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स ऑन एन एरिया। ठीक है। तो जैसे अगर आप किसी सतह पर खड़े हुए हो, सैंड वाली सतह पर, सरफेस पर खड़े हो, सतह मतलब हिंदी भी बोल रही हो साथ साथ में, अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है देखने के लिए तो जब सरफेस पर आप खड़े होते हो तो सैंड पर आप परपेंडिकुलर ही खड़े हो रहे हो, लेकिन क्योंकि आप परपेंडिकुलर हो तो आपके पैरों का जो एरिया है वो एज कंपेयर टू योर होल बॉडी कैसा है? कम है। इसीलिए वहां पर प्रेशर ज्यादा लगता है और आप नीचे धंसते चले जाते हो। तो बच्चों, यहां से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। लेकिन प्रेशर को चलिए और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो प्रेशर इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूं प्रेशर क्या है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, वो फोर्स जो कि किसी यूनिट एरिया पर अप्लाई होता जा रहा है उसे हम कहते हैं प्रेशर। जैसे कि यहां पर अगर मैं प्रेशर लगाऊंगी
कील के दूसरे साइड से या फिर इस ब्लॉक पर अगर मैं प्रेशर लगाऊं अपने थंब से, तो ये लार्ज एरिया कवर कर रहा है, तो इसका मतलब प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, कितने यूनिट एरिया पर फोर्स एक्ट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। लेकिन वहीं जब मैंने एरिया कम किया तो इसे इजीली नीचे करना पॉसिबल होगा। तो द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर डिपेंडिंग ऑन एरिया ओवर विच इट एक्ट्स। इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं अपने थंब से प्रेशर लगा रही हूँ, एक बार डायरेक्ट ब्रिक में मैंने यहाँ पर प्रेशर लगाया वुड पर, और एक बार मैंने क्या किया, इसी पर वही प्रेशर वही फोर्स लगाया, लेकिन किसके थ्रू, निडल के थ्रू। अब देखिए दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है, दोनों केसेस में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मेरे जो हाथ का एरिया था वो ज़्यादा है ना। अब मैंने अपने हाथों के नीचे एक पिन को रख दिया, एक नेल को रख दिया, तो ड्राइंग पिन पर लगने वाले फोर्स को पर सेम ही है, लेकिन वो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर देगी। क्यों क्रिएट कर देगी, क्योंकि यहाँ पर हमने एरिया कम कर दिया है, ठीक है, लगने वाले फोर्स का एरिया हमने कम कर दिया है। इस वजह से जो नेल है ये इसके अंदर चली जाएगी, लेकिन अंगूठा अगर आप डायरेक्टली डालोगे तो वो नहीं जाएगा। ओके, तो इसका मतलब सेम फोर्स अलग अलग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एरिया पर। जैसे कि अगर दो एक ही समान के ब्रिक्स हैं, तो जब मैं ब्रिक को इस पोजीशन पे रखूंगी, ठीक है, तो वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी, और जब मैं ब्रिक को इतने पोर्शन पर रखूंगी, इस तरह से रखूंगी, तो वो कम प्रेशर अप्लाई करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि इसका एरिया कम हो गया है। कम एरिया पर ज्यादा प्रेशर हमें मिलता है, और ज्यादा एरिया पर प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से जब इस कंडीशन में अगर ब्रिक रखी होती है तो नीचे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। फोर्स दोनों का एक है। क्यों फोर्स एक है, क्योंकि भाई ये जो इन दोनों का वेट होगा वो तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का ही फोर्स है। फोर्स क्या, वेट क्या होता है, जैसे हमने लास्ट वाले अपने वीडियो में समझा था कि मास, जो भी इनका मास होगा उसको अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वेट मिलता है। मतलब कि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमेशा नीचे की तरफ लग रही होती है, एक तरीके का डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स ही होता है वेट। तो मान लीजिए कि अगर ये 10-10 kg के दो ब्रिक्स हैं, तो इसका ज्यादा प्रेशर किस कारण होगा, जब आप इसे इस कंडीशन में स्टैंड करोगे। तो द वेट ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो अ प्रेशर एंड इट ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हर एक बॉडी का वेट भी कैसा होता है बच्चों, एक तरीके का फोर्स ही होता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अब अगर मैं किसी जगह पर दोनों पैरों से खड़ी हुई हूं, तो इसका मतलब मैंने एरिया बढ़ा दिया, तो नीचे प्रेशर कम लगेगा। अब मान लीजिए कि नीचे थोड़ी कमजोर सी सरफेस है, और अगर मान लीजिए कि मैं अपने दोनों पैरों से खड़ी हूं, तो वो कमजोर सरफेस उसको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन वहीं अगर मैंने एक पैर रख दिया तो पूरा प्रेशर जो है वो एक पैर की मदद से लगेगा। और प्रेशर ज़्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि एरिया पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है, और अगर सरफेस सच में वीक है तो सरफेस टूट जाएगी। क्लियर हुआ। चलिए, तो यहां से हम इस बात को समझ गए कि प्रेशर होता क्या है। तो प्रेशर को अगर बहुत अच्छे से डिफाइन करें तो प्रेशर जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, फोर्स एंड एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट। ठीक है, फोर्स पर और जिस एरिया पर फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से अगर हम प्रेशर का एक फॉर्मूला बनाएं तो वो हो जाएगा प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, वेयर फोर्स इज परपेंडिकुलर फोर्स, जिसे आप थ्रस्ट भी कह सकते हो। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया इज ऑल्सो प्रेशर, या फिर प्रेशर इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। तो इस रिलेशन से ही हमें समझ में आ रहा है कि मोर एरिया लेस प्रेशर, लेस एरिया मोर प्रेशर, क्योंकि कहां पर है एरिया की वैल्यू, डिनोमिनेटर में। दैट इज क्लियर। चलो, अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो बच्चों यहां से हमें क्लियर है कि प्रेशर जो है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया को हम लेते हैं मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं प्रेशर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। और इसे पीए, अगर आप पूरा पास्कल नहीं भी लिखना चाहते हो तो पीए से आप डिनोट कर सकते हो। दस, अगर मैं लिखूं कि 1 पास्कल का प्रेशर है, तो इसका मतलब कि 1 वैल्यू कैसे आई होगी, जब मैंने 1 यूनिट का प्रेशर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगाया होगा, तब मुझे 1 पास्कल का प्रेशर वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है बच्चों, पास्कल होती है। ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे, पी से प्रेशर, पी से पास्कल, बहुत इजी है, इस तरह से आप रख सकते हैं याद। चलिए, अब
कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं जो कि इन न्यूमेरिकल्स पर जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। जैसे कि पहला आपका क्वेश्चन सामने है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फोर्स लग रहा है, कितने का लग रहा है, दिस इज 100 न्यूटन फोर्स, कितने पर लग रहा है, तो एरिया मुझे दिया हुआ है 2 मीटर। तो कैलकुलेट करना है प्रेशर, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, P इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 50 पास्कल। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आई, 50 पास्कल। क्लियर है? तो ये एक क्वेश्चन है जिसका हम आंसर था तो समझ चुके हैं। तो ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है, थोड़े सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ वुमेन इज वेयरिंग अ शार्प हील्ड शू और अ पेंसिल हील शू। भैया लड़कियों को बड़ा पसंद होता है इस तरह से पेंसिल हील पहनना, बाबरे इतनी खतरनाक रहती है वो, ठीक है। तो ये पेंसिल हील इसने पहनी हुई है। इफ द मास ऑफ इस वुमन ऑफ दिस वुमन इज 50 kg। अब क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आपको, किसका, विमेन का, कितना है 50 kg, एंड द एरिया ऑफ वन हील इज 1 सेंटीमीटर। और एरिया यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है हील का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड व्हेन द वुमन स्टैंड्स ऑन जस्ट वन हील। तो आपको P की वैल्यू निकालना है जब वो सिर्फ एक ही हील पर खड़ी होती है। तो भैया यहाँ पर वैसे भी हमें एक ही हील के बारे में, एक ही हील का एरिया दिया हुआ है तो सेंटीमीटर है, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, तो 1/100 हम करेंगे, लेकिन 1/100 का स्क्वायर कर लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 100 × 100, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 4, ठीक है। तो आपका एरिया आप क्या लिख देंगे यहाँ से, 10 टू द पावर 4 हम यहाँ पे एरिया लिख देते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका 1/10 टू द पावर 4। इसको मैंने क्या किया, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, तो हो जाएगा 1/10 टू द पावर 4 मीटर्स। अब आप सोचेंगे कि मैम ये अब कैसे निकाला जाए, अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो मुझे एरिया पता होना चाहिए और फोर्स पता होना चाहिए। अब यहाँ पे फोर्स कैसे निकाला जाए, तो देखिए आपको फोर्स निकालने के लिए कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी जो है वो भी एक फोर्स लगाती है। तो अगर मैं इस मास की मदद से वेट निकाल लूँ तो मुझे फोर्स मिल जाएगा, वेट इक्वल्स टू फोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे वेट कैसे निकालते हैं बच्चों, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मास कितना दिया हुआ है आपको, 50 kg मास दिया हुआ है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8। जैसे अपन अभी प्रैक्टिकली थोड़ा सा हम क्या करें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जैसे बुक में क्वेश्चन में दिया होगा कंसिडर कर सकते हैं। तो 10 हमने कंसिडर कर लिया, तो कितना हो जाएगा 500। तो कितना आपका वेट आएगा, 500 न्यूटन हमारे पास वेट आ जाएगा। अब ये जो वेट है वो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो P इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, 500 न्यूटन, और एरिया कितना है, एरिया है आपका 1/10 टू द पावर 4, या फिर हम लिख सकते हैं इसे 5 × 10 टू द पावर 4 इंटू, अगर मैं इसका 100 अलग ले लूँ तो 5 × 100 कर दूँ इसे, तो 500 ही होगा। तो कितना होगा, 5 × 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 2, या फिर 5 × 10 टू द पावर 6 न्यूटन, ठीक है, पास्कल, सॉरी 10 टू द पावर 6 पास्कल। तो इतना प्रेशर जो है ये विमेन अगर एक हील से खड़ी होती है तो उसका लगेगा। और क्यों इतना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, क्योंकि ये जो विमेन है वो जो भी हील पहनी हुई है वो पॉइंटेड हील है, और इस पॉइंटेड हील की वजह से ही ये जो आपका प्रेशर है वो इतना ज़्यादा फील हो रहा होगा। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप सभी के। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज मास ऑफ 4 kg, द लेंथ ब्रेथ ऑन द height of this wooden block are 50 centimeter, 25 and 10 centimeter। अब देखिए वुडन का ब्लॉक है तो आपको इस तरह से 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि ये रहा आपका वुडन ब्लॉक, ओके, काफी चौड़ा वुडन ब्लॉक है एकदम, ठीक है, बड़ी सी इमारत बनने वाली है इससे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इसकी जो लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट जो है आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर जो है ये इसकी ब्रेथ है। अब आपको बताना है कि प्रेशर कितना पड़ रहा है ऑन द टॉप ऑफ द टेबल इफ द वुडन ब्लॉक इज कैप्ड विद द its surface measuring 50 centimeter and 25 centimeter, and when the wooden block is capped with its surface measuring 25 centimeter and 10 centimeter। देखिए ये जो वुडन का ब्लॉक है वो इस तरह से दो कंडीशंस में रखा हुआ है। पहली कंडीशन तो ये,
ठीक है, कि जब मैंने इस वुडन ब्लॉक को कुछ इस तरह से रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी सरफेस इसकी टच हो रही है, ये वाली, ये दोनों आपस में पैरेलल सरफेसेस हैं, तो इनका जो लेंथ है वो कितना है 25 सेंटीमीटर, और ये जो बड़ी वाली सर्फेसेज हैं इनका लेंथ है 50 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ से क्या बन रहा है बच्चों, रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया निकालूंगी तो इसका जो एरिया हो जाएगा इस पर्टिकुलर सरफेस का, कौन सी सरफेस का बच्चों, जो कि इसके नीचे आ रही है, ये वाली सरफेस, ठीक है। सिर्फ हम इस सरफेस की बात करेंगे जो कि टेबल पर है, ठीक है। तो टेबल पे जब ये इस तरह से रखा हुआ है तो इसकी सरफेस हम निकालेंगे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, इस केस में एरिया हो जाएगा 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे हम सिंपल सी, ठीक है। तो 50 इंटू 25 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 50/100, ओके। और ये हो जाएगा 25/100, क्यों 100 किया मैंने, ताकि मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकूँ, ठीक है। तो हमारा जो टोटल एरिया आएगा वो आ जाएगा 5 5 25 एंड 2 12, 125 डिवाइडेड बाय कितना 100, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 5/4 मतलब 1.01 समथिंग कुछ, ठीक है, 05 या समथिंग कुछ आएगा। इसको एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया मुझे, पर ठीक है 1.2 समथिंग कुछ इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी। पता नहीं क्या होता है कभी कभी कि कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते करते अचानक से किसी और उसमें हम चले जाते हैं। चलिए, तो एरिया कितना आ गया है, 1.2 मीटर स्क्वायर आ गया है। अब एरिया क्यों निकाला, क्योंकि मुझे प्रेशर निकालना है। अब एरिया तो आ गया कौन से केस का, ए केस का। अभी हम किस केस की बात कर रहे हैं, ए केस की। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, और प्रेशर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रेशर निकालने के लिए मुझे फोर्स चाहिए। फोर्स कैसे निकालें, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो भी इसका मास हो उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा, और वेट जो है वो एक डाउनवर्ड फोर्स होता है। तो वेट कितना है बच्चों यहाँ पर हमारा 4 kg मास है, तो वेट हो जाएगा 4 × 10 दैट इज 40 न्यूटन वेट हो जाएगा। तो आपका जो प्रेशर है वो हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 1.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे सॉल्व करके बताइएगा कि ये पहला केस तो मैंने आपको बता दिया, कमेंट सेक्शन में आप मुझे दूसरा केस अगर बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं समझूंगी कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो अब अगर ये जो वुडन का ब्लॉक है वो कुछ इस तरह से प्लेस्ड है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको कुछ इस तरह से प्लेस कर दिया, तो नीचे की तरफ अब ये जो आपका है ये 10 सेंटीमीटर है, और ये वाला हिस्सा कितना है बच्चों 25 सेंटीमीटर है। तो अब आप लोग खुद समझ गए होंगे कि एरिया निकाल लोगे आप 25 × 10 से, और फिर उसके बाद मुझे आंसर करके बताना कि मैम इसका प्रेशर कितना आया है। तो प्रेशर ऑफ ऑप्शन बी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। चलो, तो यहाँ से तो हम इसे करेंगे खत्म और आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। अब देखिए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम लेंगे जो कि हम एवरीडे यूज़ करते हैं और उसमें प्रेशर का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। जैसे कि आप जब स्कूल बैग लेते हो, तो जब हम लोग छोटे थे, है ना, तब एक तरीके का स्कूल बैग चलता था जिसमें एकदम पतली सी स्ट्रिप होती थी और नीचे जाके ऐसे झोला टाइप बन जाता था, वो मतलब गोल राउंड हो जाता था। लेकिन मैंने भी फैशन में वो बैग खरीद लिया, लेकिन उससे क्या होता था ना कि एकदम मुझे यहाँ पे ना पेन होना शुरू हो गया। तो मुझे तब समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने 9th क्लास में पढ़ा कि भाई ये जो स्ट्रिप्स होती हैं वो चौड़ी होना चाहिए। चौड़ी क्यों होगी, क्योंकि जो भी फोर्स होगा उसके लिए परपेंडिकुलर फोर्स जितना भी आप लगाओगे, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स आपके बुक्स का जो भी फोर्स उस पर लगेगा, अगर उसका एरिया बढ़ा दिया जाए लगने वाले, जैसे आपका शोल्डर यहाँ है, ठीक है, तो इस शोल्डर का एरिया अगर बढ़ा दोगे इन स्ट्रैप्स का, तो प्रेशर जो है वो आपके शोल्डर पर थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपके बैग में बुक्स भरी होती हैं तो वो प्रेशर क्रिएट करती हैं, और उसके लिए आप क्या करोगे कि प्रेशर कहाँ क्रिएट करती है, आपके शोल्डर पर क्रिएट करती हैं। तो अगर शोल्डर का पर क्रिएट करने वाली उस स्ट्रैप्स को, जो कि आपके शोल्डर तक वो प्रेशर को भेज रही है, उसका एरिया में बढ़ा दूँ, ठीक है, प्रेशर कहाँ लग रहा होता है, फोर्स कहाँ लग रहा होता है, उन स्ट्रैप्स पर लग रहा होता है, क्योंकि स्ट्रैप्स की मदद से आपका बैग लटका हुआ होता है। तो अगर मैंने स्ट्रैप्स का एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और आपके शोल्डर्स में आपको इतना पेन नहीं होगा।
तो यही कारण है कि स्कूल बैग्स के जितने भी स्ट्रैप्स होते हैं वो वाइल्ड होते हैं, और अगर आपको एक आध बुक रखनी है तभी जाकर के आप वो रस्सी वाले बैग जो मैंने फैशन में खरीद लिए थे आप खरीदिएगा। अदरवाइज कहीं पर भी जाना है, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो हर बार याद रखना कि स्ट्रैप्स बड़ी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ा एरिया, प्रेशर कम। ओके, चलो अब आप जो नाइफ होता है, एक तो आप ये जो बटर वाला नाइफ होता है आपका, ठीक है, जिसको आप ब्लंट नाइफ कहते हो, और एक शार्प नाइफ होता है, तो इनमें से आप सब्जी या फिर फ्रूट्स काटने के लिए, वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए हमेशा शार्प एज क्यों लेते हो? अगेन इसका आंसर वही है कि जब आप शार्प एज लेते हो तो एरिया कम हो जाता है, जिससे प्रेशर ज़्यादा लगता है और आपकी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो ईजिली कट हो जाती है। वहीं अगर मैंने बहुत ही एकदम घुमावदार और बिल्कुल कम शार्प वाला अगर कोई नाइफ लिया होता है तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों? उसकी वजह से ये होता है कि एप्पल नहीं कटता, सब्जी नहीं कटती और हमें बहुत गुस्सा आने लग जाता है। तो भाई मैं तो बहुत करती हूँ ये काम, तो मुझे एकदम शार्प नाइफ पसंद होता है ताकि कट 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 जो भी काटें वो कट जाए। कटिंग बहुत मज़ा आती है मुझे करने में। अब इसके बाद है व्हाई द टिप ऑफ अ निडल इज शार्प, है ना, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो जो आपकी निडल है वो शार्प की होती है। अब जैसे कि अगर हम बात करें इंजेक्शंस की, तो इसमें जो निडल लगती है वो शार्प की होती है। इसलिए लगती है बेटा क्योंकि जैसे आपकी स्किन में वो जाएगा तो क्या होगा, एकदम से प्रेशर तेज लगेगा उस निडल पर और अंदर से क्या होगा, एरिया कम होगा, है ना। अगर निडल एकदम शार्प है जैसे ये दिख रही है तो जल्दी से आपके अंदर चली जाएगी, लेकिन वहीं अगर मैं मोटी निडल लेके आऊंगी तो देख कर ही आपको डर लगेगा। उसको डालने में क्या होगा, डॉक्टर को कितनी दिक्कत होगी, तो प्रेशर उस पर कम पड़ेगा, तो निडल का एरिया बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उस पर जैसे ही फोर्स लगता है थोड़ा सा तो वो तुरंत से अंदर चली जाती है। वहीं अगर मैंने मोटी निडल ली हुई है तो उसे जाने में दिक्कत होती है। जैसे कि अगर हम किसी कपड़े को सिल रहे होते हैं और आपको पता नहीं होता कि किस तरीके की निडल हमें किस कपड़े पे यूज़ करनी चाहिए, तो हम कई बार मोटे नीचे से जो सरफेस ज़्यादा होता है उस निडल को ले लेते हैं और फिर बहुत मुश्किल से थ्रेड हमारा अंदर जा पाता है निडल के थ्रू। तो अगर पतली रहेगी, छोटी रहेगी तो एरिया कम रहेगा, और एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई द प्रेशर ऑन ग्राउंड इज मोर व्हेन अ मैन इज वॉकिंग देन व्हेन ही इज स्टैंडिंग। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, वो हील वाला। तो जब दो पैरों से आप खड़े हुए होते हो तो आपका प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप डिस्ट्रीब्यूट ना बोल करके आप ये बोलिएगा कि प्रेशर इस केस में कम लगता है, डिस्ट्रीब्यूट इसलिए हो जाता है क्योंकि एरिया बढ़ जाता है। एरिया और प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर ऑन यूनिट एरिया। तो जो एरिया है वो बढ़ गया तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसकी वजह से प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। अब अगर मैंने एरिया कम कर दिया, एक पैर मैंने उठा लिया, तो क्या होगा, फोर्स जो कि इतने बड़े एरिया पे लग रहा था वो एक कॉन्सेंट्रेट होकर के एक पॉइंट पर लगना शुरू हो जाएगा, जिससे कि वहाँ प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो प्रेशर नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता। आप बताइएगा अब से क्या बोलेंगे, फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है जिससे प्रेशर कम या ज़्यादा हो जाता है। तो जब एरिया कम किया तो प्रेशर ज़्यादा हो गया क्योंकि फोर्स जो है वो एक पॉइंट पर आ गया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। क्लियर हुआ? तो इसलिए जब आप खड़े रहते हो तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, आपका जो प्रेशर है वो ज़्यादा नहीं रहेगा, बल्कि जब आप एक पैर पर रहोगे तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आई होप ये जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है ये आपके क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही कुछ और कॉन्सेप्ट डेली लाइफ में एप्लीकेशंस जो है प्रेशर की, अगर आपको पता है और मैंने भी डिस्कस नहीं की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी और फिर हम डिस्कस करेंगे वहीं पर। तो ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है स्टेप-अप अकेडमी, और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ प्रेशर ऑन लिक्विड, तो उसे देखना मत भूलना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।